आज बड़ी खबर यह आई कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम के कहने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, सांसद साक्षी महाराज, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के अलावा विधायक संगीत सोम को तलब किया। अमित शाह ने इन नेताओं को ऐसे बयानों के प्रति चेतावनी दी जिससे केंद्र की मोदी सरकार के विकास के एजेंडे को पटरी से उतरने का खतरा हो। वैसे यह पहला मौका नहीं जब मोदी ने ऐसे लोगों को नसीहत दी हो। ऐसे में आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि अमित शाह के डांट पिलाने के बाद क्या बंद हो जाएंगे भड़काऊ बयान? इतने सख्त पीएम की भी आखिर क्यों नहीं सुनते बीजेपी के कुछ नेता? और क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह संघ पर भी लगाम कस पाएंगे? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कि मैं शुरुआत करूं उससे पहले अपने मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ केसी त्यागी जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। विवेक बंसल साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। और अब्दुल हामिद नोमानी सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए हिंद के, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपसे ही है, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जरा मुझे यह बताइए, अमित शाह ने जो आज डांट पिलाई है आपके इन तमाम बयान बहादुरों को जो बयानबाजी करते रहते नेता, उसके बाद क्या ये भड़काऊ बयान बंद हो जाएंगे? उम्मीद करें इसकी हम। नहीं, एक तो ये जो मीडिया का स्टोरी है कि उनको डांट पिलाई है, चर्चा पॉलिटिकल पार्टी है, सभी लोगों से चर्चा होती है। चर्चा ऐसे ही लोगों को क्यों तलब किया गया जिन्होंने पिछले दिनों में बयान दिया? डांट पिलाई है आपकी बात है, चर्चा की होगी ये तो बात यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा। और यही स्टैंड लेना चाहिए कि कुछ बयान जो पीछे से आए उनसे हो सकता है इस विषय पे चर्चा हुई। लेकिन दूसरी बात जो अमित शाह जी के और पार्टी का स्टैंड है, यह जो मोदी सरकार का स्टैंड है और मोदी जी का खुद भी स्टैंड है, हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है कि हम इस तरह की राजनीति में बिल्कुल पक्षधर नहीं है। हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। यह तो कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी, भारत की विभिन्न पार्टियां हैं, वह ये कम्युनल करती है और कर ही रही है आज से 65 साल से। हमने पहले भी सुना था, नहीं मैं पूरी बात कर दूं, जो अंग्रेजों ने भी एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके हमारे यहाँ 200 साल राज किया, तो इसी तरह की ये डर की राजनीति। हमने तो कहाँ राज किया? अगर हमने ये डिवाइड एंड रूल किया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। हम लोग एक पॉजिटिव राजनीति पे जा रहे हैं, विकास की राजनीति पे जा रहे हैं। बार बार हमें खींच के मैं आता हूं गोपाल कांग्रेस इस तरह के विषयों पे ले जाते हैं। हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते। विवेक बंसल जी, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले जरा केसी त्यागी जी से कमेंट ले लूं। केसी त्यागी जी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस देश में हुआ करते थे तब बीजेपी वाले कहते थे कि बड़े कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी साहब बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं? ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने नसीहत दी है अपने ही पार्टी के इन बयान बहादुरों को, इसके बावजूद क्यों बयान देते रहते हैं? नसीहत नहीं दी, उन्होंने अपनी बात कही है। हाँ त्यागी जी, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार असहज परिस्थितियां झेलने के बाद, जैसे निरंजन ज्योति वाले मामले में जो उन्होंने हरामजादे वाला बयान दिया था, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं आज के बाद ये बहस बंद हो जानी चाहिए। फिर घर वापसी का मामला चला, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा नहीं ये संविधान से देश चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। एक्चुअली एक सेक्शन ऑफ द बीजेपी और जो अनुसांगिक संगठन है माहौल को कम्युनलाइज होने देता है, गर्म होने देता है, और फिर जब लगता है कि विकास वाला मुद्दा पीछे छूट जाएगा, अब जैसे अमेरिका की सेनेट ने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि जो फाइंडिंग उसकी आई है कि ये जो हिंदुस्तान इंटॉलरेंट कंट्री हो गया। अभी अफ्रीका की समिट जयपुर में होने वाली, कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और बिहार में पहले जो 2 चरणों का चुनाव है उसमें महागठबंधन की बढ़त है, तो फिर ये नए तरीके से लिबरलाइज बात करो, नहीं देश सबका है, नहीं संविधान सबका है। एक्चुअली सबसे बड़ी खतरनाक जो चीज हो रही है वो ये है कि जो भारत का संविधान है, जिसका प्रेम्बल कहता है कि उसके तमाम नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और मैं अगला पढ़ रहा हूं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, तो उसी पर खतरा पैदा हो गया जिस तरह के बयान। जी मैं एक बात पूछूं इनसे। हाँ बोलिए पिछले दिनों आए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, संविधान की बात करी। संविधान के अनुसार 48 ए और 51 ए बड़ा क्लियर कट टर्म्स में कहता है कि भारत के अंदर
गौ रक्षा होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि अगर स्वतंत्र भारत में पहला अगर कानून बने तो गौ रक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। अरे सुन लो विवेक जी बात पूरी सुन लीजिए। है ना, वो ठीक है, मिल्चिंग काऊ एंड मिल्चिंग एनिमल्स सारी बात कही उन्होंने। लेकिन और दूसरी बात इससे भी बड़ी बात है, देखिए गांव पे हम आएंगे, मैं बात कर रहा हूं, बाद में आएंगे, ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी जब नसीहत दे रहे हैं तब भी आप लोग इस तरह की बातें कहते रहेंगे? नहीं, बात ये हालांकि सांघिक संगठन है, हमने कुछ गलत नहीं कहा आज तक विश्व हिंदू परिषद ने कभी कोई गलत नहीं कहा। अच्छा। नहीं गलत किया। हम हमेशा सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। अच्छा, संविधान नहीं, मैं बताऊं, देखिए संविधान में वर्णन है, 3-4 बार हमारा सर्वोच्च न्यायालय कह चुका, 5-6 हमारे उच्च न्यायालय कह चुके। अभी हाल ही में अपने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय साफ आ गया कि 3 महीने के अंदर कानून बनाओ। पता नहीं क्यों कांग्रेस की दिक्कत आती है, विवेक बंसल जी कांग्रेस क्यों आगे नहीं बढ़ते, मुझे बताइए। विवेक बंसल जी जरा मुझे ये बताइए, आप लोग उठाते हैं कि प्रधानमंत्री बोलते नहीं, खामोशी नहीं तोड़े। अब तो बाकायदा अमित शाह ने बैठक बुलाई, तमाम नेताओं को तलब किया, उन्हें समझाया गया। अब तो आप लोग खुश हैं कि इसमें भी आपको कुछ नजर आ रहा है? जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री बोले, ठीक है, उन्होंने कितने दिनों बाद ये अपनी चुप्पी तोड़ी, जब बाहर के देशों में प्रतिक्रिया हुई उसके पश्चात, और उससे भी बाहर के पहले बोल दिए। सुनिए गोपाल जी, आप जब बोल रहे थे तो मैंने मेरी बात को से जरा भाजपा के बारे में मत बोलिए। नहीं, आप अपनी बात करिए। नहीं, अपनी बात भी कह रहा हूँ और आपकी बात भी कह रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न आपकी पार्टी से संबंधित है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा कि साहब गरीबी हटाओ, गरीबी से हमें लड़ना है, पर उन्होंने कहीं कोई ये बात नहीं की कि अब इस तरीके की टिप्पणी नहीं होगी। उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने इस तरीके के भड़काऊ वक्तव्य दिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उससे भी बढ़कर आज जब आप ये कह रहे हैं कि बयानबाजी वालों को बुलाया गया, तो भी हमारे जो दोनों प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, चर्चा के लिए बुलाया गया। तो यानी प्रधानमंत्री की टिप्पणी है उसके अनुरूप अगर कोई कार्य किया जाए, इससे सहमत हम ये सुनना चाहते हैं कि इस तरीके के बयानबाजियों की, इस तरीके इस तरीके नहीं पहले मुझे बोलने दीजिए। अगर इस तरीके से ये कहे कि इस तरीके के बयानबाजी की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब हम समझेंगे। नहीं, डांट और उसकी हम तो ये कहेंगे कि इस तरीके की बयानबाजी की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरीके से सांप्रदायिक आग इस देश और प्रदेश में न लगाई जाए, जिस तरीके से सांप्रदायिक विकास से मुद्दा आपका कहीं ना कहीं हट रहा है। प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं विकास, आप लोग कह रहे हैं ये मुद्दा, अरे आप लोग ये निर्धारित, आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री ये बयानबाजी दे रहे हैं कि जिसको इस देश में रहना है तो वो बीफ खाना बंद करे। नोमानी साहब हम वापस पहले सवाल पे आएंगे। एक मिनट नोमानी साहब हमारे साथ जुड़ गए। पहला सवाल हमारा ये था, एक मिनट, क्या आपको लगता है नोमानी साहब, एक मिनट, अमित शाह ने अब जब ये बैठक बुला ली तमाम नेताओं को, उन्हें बुलाकर ये बात की गई है कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि पहले भी इस तरह के प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, अलग अलग मौकों पर। बिहार में चुनाव की के लिए रैलियां कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कही, हालांकि देर से ही सही। आपको लगता है कि अब जाकर कम से कम ये भड़काऊ बयान देने बंद किए जाएंगे? देखिए, अगर ये सब कुछ मतलब जानबूझकर किया जा रहा है, नेपथ्य में कुछ और चल रहा है? देखिए, अगर अब ऐसा हो जाता है तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री का जो है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और उस उच्च पद पे आसीन हुए हैं, उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसको आप लेके कह सके कि जो है उसमें कोई सांप्रदायिकता की या फिरका परस्ती की जो है कोई उसमें झलक है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि ये जो कार्रवाई नहीं होती है, इसको लेकर जो एक सवाल है, ये क्या ऐसा तो नहीं है कहीं जो ये मेली कुश्ती हो रही हो या मिली भगत हो? कार्रवाई जब तक नहीं होगी किसी न किसी दर्जे में, तब तक जो है वो सवाल और संदेह है वो बना रहेगा। ऐसी त्यागी से एक कमेंट लेके मैं आता हूं आपके पास, फिर मैं इसका जवाब दे त्यागी जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए तब ये समझा जाएगा कि वाकई प्रधानमंत्री संजीदा है? अखिलेश जी, मैं जनसंघ के समय से पार्टी को देखता हूं। अटल अडवाणी जी के युग में पार्टी के किसी कार्यकर्ता का साहस नहीं होता था कि पार्टी की घोषित नीतियां नेतृत्व के खिलाफ कोई वक्तव्य दे। जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे बलराज मधोक जी, उन तक को पार्टी से निष्कासित किया एंटी पार्टी एक्टिविटीज या एंटी नेतृत्व के खिलाफ बयान देने के लिए। इसलिए मैं नहीं मानता, और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी पे पकड़ कम हुई है। एक्चुअली मुजफ्फरनगर ने जो इनको वोटों की फसल कटवाई है उससे चस्का पड़ा है। अब बिहार में चुनाव था, दादरी को गर्म करो और उसकी जो झलक है
उसको इम्पोर्ट करके पटना ले आओ, शायद यहाँ पर कुछ उनके पक्ष में वातावरण बनेगा। जो बुरी तरह से दोनों राउंड में हार गए हैं आजम खान जी का जो बयान था, देखिए अगर दादरी की बात करनी है तो सबसे पहले राहुल गांधी गए, आजम खां गए, और हमारे अगर ये जो बात है राहुल गांधी ने जाके बयान दिया, बयान दिया, राहुल गांधी ने क्या कहा? देखिए, राहुल गांधी जी का बयान, अगर राहुल गांधी जी ने टिप्पणी कहा से कि यहाँ शांति स्थापित हो और ये चिंतन का विषय कोई तो उनके केवल टिप्पणी से अगर होता, उनके वक्तव्य में कहीं से कोई सांप्रदायिकता की, उनके वक्तव्य को अगर आप महेश शर्मा जी के, संजीव बालियान जी के, संगीत सोम जी के अगर बयान से तुलना करेंगे तो ये हास्यास्पद लगेगा। उस बात को छोड़िए, किस नेता ने क्या कहा नहीं कहा, हम में सभी नंगे, सबने देखा है किस तरह की बयानबाजी हुई है। तमाम दल के नेता इस तरह से सियासी रोटियां सेकते हैं। एक मैं आऊंगा आपके पास, आपके पास आऊंगा, लेकिन गोपाल जी जो केसी त्यागी बात कह रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आशय एक ये निकल कर आता है कि नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं शय है, तभी इस तरह की बयानबाजी हो रही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कमजोर शख्स नहीं है, ऐसी शख्सियत नहीं है कि अगर वो लगाम कस दे उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री के पूरी तरह से सब इज्जत है और उसी की तरह से काम करती है पार्टी, उनके नेतृत्व में उनकी विचारधारा के हिसाब से उनकी फॉलो अप करते हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें यह चीज केसी त्यागी जी भी कह रहे हैं और भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इसमें रोल क्या है। अल्टीमेटली तो स्टेट गवर्नमेंट का, अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कहा है कि अगर कोई मिलता है तो उसे पकड़ के सजा दो ना, और सजा कौन नहीं दे रहा? स्टेट गवर्नमेंट। अब जो यूपी में जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसने एक क्रिमिनल एक्ट को, एक मर्डर को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। अब आप उसको एक सांप्रदायिकता के नजर से क्यों नजर नहीं आता है केसी त्यागी जी? ये क्यों नहीं करते? वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है, केसी त्यागी जी आप सजा दीजिए ना, सांप्रदाय कर रहे हैं, परस्ती को बाकी रखना चाहते तो आप कानून व्यवस्था किसके हाथ में? संघ और इशू मतलब मैच फिक्स है दल को और संघ को गाली देने ना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बारे में राजनीति करें। कानून व्यवस्था प्रदेश की जिम्मेदारी है। मुलायम सिंह के सांप्रदायिकता अगर खत्म कर देंगे फिर उनकी राजनीति जो है इतनी नहीं चमकेगी। देखिए अखिलेश जी, मैं एक गंभीर बात कर रहा हूँ, सांप्रदायिकता की फसल काट रहा है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ने इतने सालों तक काटी है, 65 साल तक लगाई, 10-12 दंगे हुए, दोनों को फायदा हो रहा है इसमें, आप लगा रहे हो। इसके बाद मुझे मैं एक बात कर रहा हूँ अखिलेश जी, अभी जो इस्तीफा की और इसकी जो बात, जो राजनीति चली है ना सम्मान वापस करने की, आज देखने में ही आ रहा है पिछले कुछ दिनों से याकूब की फांसी के जो समर्थक हैं और विरोधी हैं, पाकिस्तान के लिए जो वफादार हैं, जो लोग भारत को बदनाम करने की जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो साजिश रच रहे हैं, ऐसे लोगों की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है देश के अंदर। अच्छा, जब भी कोई काम अच्छा काम की बात आती है तो तुरंत उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है या उसको देशद्रोह की सीमा में लगा देते हैं। बात यह है कि देखिए, जो देश के लिए अच्छा है, मैं कहता हूं सारे कानून कहते हैं, आपने खुद कहा कि 25 राज्यों में इसमें गौ हत्या के निषेध के लिए कानून बना हुआ है। अब इतने सारे न्यायालय कह चुके, आखिरकार क्यों नहीं ये राजनीति साथ में आकर के और उस कानून बनाए और उस कानून का कड़ाई से पालन करें। आता हूं बंसल साहब, कड़ाई का पालन करने के लिए एक मिनट मेरे साथ केसी त्यागी भी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। त्यागी साहब जरा एक बात बताइए मुझे, यहाँ जो बंसल जी कह रहे हैं वीएचपी के नेता, उसी में एक बात और मैं जोड़ दूं। नहीं, और कानून एक मिनट, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने छद्म धर्मनिरपेक्षता का भी कुछ दिन पहले जिक्र किया था। तस्लीमा नसरीन ने एक बात कही है एक साक्षात्कार में कि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो भारत में जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है वो ठीक नहीं है। मैं कोट कर रहा हूं क्या कहा तस्लीमा नसरीन ने। वो कहती हैं कि ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष लोग मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी हैं। वो हिंदू कट्टरपंथियों के कामों की तो आलोचना करते हैं और मुस्लिम कट्टरपंथियों के घृणित कामों का बचाव करते हैं। और यही सांप्रदायिकता है, यही सांप्रदायिकता है देश में। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। केसी त्यागी जी, इस सांप्रदायिकता को कौन हवा देता और कौन इससे फायदा उठाता है? हमारा संपर्क टूट गया जी। बंसल साहब इसी पर आप ये सांप्रदायिकता को कौन हवा दे रहा और कौन इसका घास काट रहा? बात कही थी उस संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगा। नहीं, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना कि क्या इस तरह की भी राजनीति हो रही है इस देश में? देखिए, ये बातें तस्लीमा नसरीन ने कही हैं। देखिए हमारा ये मानना है कि जहां मुस्लिम सांप्रदायिकवाद है वो भी उतना ही जहरीला है जितना हिंदू सांप्रदायिकवाद है। पर ज्यादा है
क्योंकि आज हम बहुमत में हैं। अरे जब बहुसंख्यक है तभी तक सेकुलरिज्म जिंदा है विवेक जी, आपको समझना चाहिए। आपको आज दुनिया के 56 राष्ट्र जो ना मुस्लिम बहुल राज्य, किसी एक में लोकतंत्र बता दो मेरे को, कहाँ पर लोकतंत्र जिंदा है आपका, कहाँ पर सेकुलरिज्म जिंदा है? लेकिन हिंदुस्तान अलग कैसे है? और हिंदुस्तान मिसाल दी जाती है, नजीर दी जाती है कि हमारे यहाँ सब भाईचारे का माहौल है। फिर भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क रह जाएगा? नोमानी साहब, जो बंसल जी कह रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ अखिलेश जी, मैं एक बात बड़ी देखिए, यहाँ अगर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो कुछ होता है तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर जो है, चाहे विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हो या बजरंग दल के खिलाफ या संघ या बीजेपी के खिलाफ, हिंदू जो है वो ज्यादा खड़े हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, जैसे कि लोग जो है यहाँ आके 5 लाख की संख्या में आ गए हैं, तो वहां जो है ये माहौल नहीं बनता है। और जो है इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये जो बीच में लेकिन अभिशाप है, ये अभिशाप है। ये यहाँ जो है यहाँ वहाँ से देखिए अच्छा माहौल बना हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, भाई कमाल की बात है, अच्छी बात को भी गोपाल जी मैं आपके पास आऊंगा। केसी त्यागी से संपर्क टूट गया था, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था। केसी त्यागी जी, क्या कुछ पार्टियां, और उसमें आपकी पार्टी भी है जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, क्या छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति आप लोग करते हैं? तस्लीमा नसरीन का बयान मैंने कोट करके सुनाया था। तस्लीमा नसरीन ने एक साक्षात्कार में यह बात कही है कि हिंदुस्तान में जो धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है वो ठीक नहीं है। उन्होंने क्या कहा था मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। उन्होंने बात कही है कि ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष लोग मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी हैं। वो हिंदू कट्टरपंथियों के कामों की तो आलोचना करते हैं और मुस्लिम कट्टरपंथियों के घृणित कामों का बचाव करते हैं। क्या इस तरह की भी राजनीति होती है त्यागी जी? नहीं, मेरी धर्मनिरपेक्षता गांधी के सिद्धांतों से ली हुई सीख है। मुझे तस्लीमा का या किसी और का मुझे तगमा नहीं चाहिए इस बात के लिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारा जो पुरखा है और हमारा जो आदर्श है वो महात्मा गांधी है, और उसने आजादी की लड़ाई की बात कभी नहीं मानोगे आप, ईसाई सबको लेकर लड़ी। महात्मा गांधी ने गीता की बात की थी, आप गीता की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सांप्रदायिक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गौ हत्या रुकनी चाहिए। 65 साल हो गए, देश का दुर्भाग्य है कि गौ हत्या को नहीं रोक पाए, और आज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरी बात सुनिए एक मिनट बंसल साहब। त्यागी जी चूंकि बाहर हैं, वो भी बयान पे जरा उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ त्यागी साहब बात खत्म। अखिलेश जी मेरा निवेदन है, जो दूसरे साथी हैं वो अपनी बात कहें, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, और अगर हम बोलते हैं तो वो अपने टर्म पे आके बोले। दूसरा ये है, एंकर के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि बहस को व्यवस्थित करें, वरना सब बोलते रहेंगे तो कोई अपने मतलब की बात तो कहेगा नहीं। मैं जब भी बोलता हूँ 3 आदमी बोलने लगते हैं। त्यागी जी बहुत अदब के साथ कह रहा हूँ, राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है कि देश को व्यवस्थित करें। चलिए अपनी बात रखिए सर। किस राजनेता की तरफ आपका संकेत है, जरा आप भी बता दीजिए। ना हर राजनेता सर, जिस मैं तो बहस के लिए कह रहा हूं। तो दादरी में जो कुछ हुआ सर, दादरी की आग बिहार तक कैसे पहुंच गई, लालू यादव भी बीप पर बयान देने लगे, रघुवंश प्रसाद सिंह भी बयान देने लगे। तो राजनेता जितने हैं कहीं ना कहीं दादरी पर सियासी रोटी तो सेकते नजर आए हैं। नहीं लेकिन मैं बोलने दीजिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए एक मिनट। हाँ बोलिए सर। दादरी में जो घटना हुई, वहां के सांसद मंत्री का बयान, बाल्यान जी का बयान, सोम जी जो मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी हैं उनके वक्तव्य, उसको लेकर के माहौल फिर गरमाया। और फिर जो बीफ को लेकर के हम तो और लालू आजम खान जो कहना चाहते हैं। एक मिनट संसद में अगर कोई, हमें ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, संसद में अगर बीफ पर प्रतिबंध लगने संबंधी सरकार कोई नियम लाती है, कोई अध्यादेश लाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन गोवा में जो बीजेपी की सरकार है वहां पर बीफ पर प्रतिबंध क्यों नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए मैं इसका जवाब नागरिक संहिता भी लागू है, अगर उसको पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर रहे? रुकना पड़ेगा। और सवाल यह भी है, चूंकि आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में जो कुछ छपा गौ हत्या को लेकर वो बहुत ही आपत्तिजनक है, उसको लेकर भी बवाल हुआ है। सवाल यह भी है क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह संघ पर भी लगाम लगा पाएंगे? इस पर हम बहस करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जो तमाम बयान दिए गए बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से सांप्रदायिक बयान, उससे बहुत नाराज हैं। और ऐसे में अमित शाह ने एक बैठक बुलाई और उन तमाम नेताओं को तलब किया गया जो पिछले दिनों बयान बहादुर बने हुए थे दादरी कांड को लेकर, बीफ को लेकर,
और उन्हें यह नसीहत दी गई कि इस तरह के बयान आप ना दें। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने यह नसीहत दी हो। ऐसे में सवाल तो यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री की ये नेता सुनते नहीं या ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब यह भी खड़ा हो गया। आज आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में जो बात छपी, गौ हत्या को लेकर वेद का हवाला देते हुए कह दिया गया कि वेद का आदेश है कि गौ हत्या करने वालों के प्राण ले लो। बहुत ही विवादित ये बयान। और ऐसे में गोपाल जी, आप ही से बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन नेताओं पर तो आप लोग अंकुश लगाने में हो सकता है कामयाब हो जाए, प्रधानमंत्री की अगर नसीहत ये लोग मान लेते हैं तो। आरएसएस पर भी कुछ अंकुश कसेंगे क्या? नहीं, देखिए, आरएसएस पे अंकुश कसने की बात नहीं है। हाँ। एक आरएसएस एक अलग संगठन है, 40 से ऊपर संगठन है पूरे परिवार में, और एक विचारधारा है, उनकी अपनी सोच भी है, उनके एक तरीका भी है। ऐसे में तो वहां पर लगाम लगा दे। लगाम की बात ही नहीं है। हाँ। हमारे हिसाब से हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, और अगर इसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं है, हम विकास की राजनीति कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कर दिया, कह दिया, हमारे अध्यक्ष ने कह दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चाहते। इस देश को विकास चाहिए तो सांप्रदायिकता को खत्म करना पड़ेगा। सांप्रदायिकता की रोटी जो आग पे रेटियां सेक रही है रीजनल पार्टीज और कानून। देखिए, रीजनल पार्टी के नेता नहीं है महेश शर्मा, आपके जो मंत्री हैं केंद्र में। तो ये जो आपको हमारी पार्टी लाई या संजीव बालियान हो, अखिलेश जी, साक्षी महाराज हो, नहीं, हमारी ऑफिशियल पार्टी लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने संगीत सोम जी को कहा है, जो नहीं माना उसको पार्टी से हटाइए फिर। हाँ, तो उन्होंने मना कहा क्यों है? नहीं, मना कह दिया संगीत सोम जी को नहीं जाना चाहिए था अमित शाह जी ने। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? और फिर मना भी कर दिया। इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? नाम लेके कह दिया, नाम लेके कह दिया। आप क्या चाहते हैं? कह रहे हैं गोपाल जी की केवल महेश शर्मा जी, क्योंकि यहाँ के पार्टी के यहाँ के सांसद हैं, उन्हीं को जाके उस स्थिति को समझना चाहिए था, बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। अब इतना स्पष्ट कह दिया। बोले दिए कैसे त्यागी जी? जब निरंजन ज्योति जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, 10 दिन तक जब पार्लियामेंट में हंगामा होता रहा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी को हमने आमंत्रित किया वक्तव्य देने के लिए। काफी आग्रह के बाद वो आए और उन्होंने कहा कि सबके लिए लक्ष्मण रेखा है, आपको अखिलेश जी याद होगा। बिल्कुल। उसके बाद फिर सारे काम होते हैं। तो आखिर हर 15वें दिन ये क्यों काम होता है? 15 दिन तक माहौल गर्म होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को इंटरवेंशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर वो कहेंगे नहीं इसके बाद इस तरह की नहीं हुई, नहीं सबका साथ सबका विकास देश है, और फिर ऐसी घटना होगी। तो मेरा निवेदन ये है कि पूर्व की भांति मैंने जनसंघ के साथ भी काम किया है, बीजेपी के मित्रों के साथ भी काम किया है। मैंने 40 साल में किसी विचार के साथ इतनी अराजकता नहीं देखी। आज वक्तव्य कुछ है, कल कुछ है, एक तबका भड़काने पे लगा हुआ प्रधानमंत्री, उसको कहने की ये सब चीज ठीक नहीं है। लेकिन वक्तव्य से आप देश चलाओगे क्या? त्यागी जी, आपसे एक प्रश्न है कि आप वक्तव्यों से देश चलाओगे या कानून व्यवस्था से चलाएंगे? मेरी बात खत्म नहीं हुई। हाँ, फिर मैं आपसे, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बोलिए बोलिए सर, छोटे में बोलिए सर प्लीज। हाँ, मेरी बात खत्म नहीं हुई। कंधमाल में इस तरह की घटना हुई थी अटल जी के समय। उन्होंने कहा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या कर दी थी, उसी की बात कर रहे हो ना, जब स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या करी थी जी। आप तो ये ऐसे ही सुनता है कि आप किसी को बोलने भी नहीं देते हैं, उसकी पूरी बात भी नहीं सुनते हैं। मैं तो आपकी बात को ऐड कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। आप बोलिए बोलिए। नहीं, आप क्यों ऐड कर रहे हैं? मैं तो आपको इनवाइट नहीं कर रहा ऐड करने के लिए। वाई आर यू इंटरव्यूइंग? नहीं, मैं तो वो जो कंधमाल की घटना घटी थी आपकी, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो है ना जी, उसी के कारण हुई है। ये जो अभी सेलेक्टिव सेकुलरिज्म जो बढ़ा है, उसी के कारण हुआ है त्यागी जी। नहीं तो उड़ीसा मुसलमान बात कर रहा हूँ उसमें, वहाँ मुसलमान मैं बात कर रहा हूँ। मैंने नहीं, वो तो वो क्रिश्चियनिटी वाला मामला था। मैं कर रहा हूँ जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, जो से हम बात में आएंगे। देखिए, हम किस तरह बहस कर रहे थे, कहीं और चले गए। एक मिनट, हम बस जिस विषय पे बहस कर रहे हैं उसी पर वापस लौटते। आता हूँ मैं। एक प्रश्न मेरा था, छोटे में पूछिए। बिल्कुल छोटा सा त्यागी जी प्रश्न है कि क्या वक्तव्यों पे देश चलेगा या जमीन पे कानून व्यवस्था से चलेगा? कैसी त्यागी जी? और कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, और जो वहां का एटमॉस्फेयर है
वो विषाक्त ना बने, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठनों की जिम्मेदारी है कि माहौल को इतना ना गरमाए। तो प्रधानमंत्री की बात को आप स्पष्ट कर दिया, लेकिन विवेक अमित शाह जी की बात नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री स्पष्ट कर रहे हैं, अमित शाह जी संगीत सोम की बात मानेंगे। मैं दर्शकों के सामने एक आंकड़ा रख देता हूं, मेरे पास वो रिसर्च है। 8 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री ने दादरी वाले मसले में सलाह दी थी कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। 14 अक्टूबर 2015 को भी उन्होंने सलाह दी। 13 फरवरी 2015 को भी जो ईसाई स्कूल पर हमला हुआ था उस मामले में प्रधानमंत्री ने जानकारी मांगी थी। चर्चों पर जो हमला हुआ था तभी प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी थी 17 फरवरी 2015 को। बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो क्योंकि राज्य सरकारें नहीं कर रही काम, सरकार राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसका जवाब दे दिया कि प्रधानमंत्री जी ने इतने सब वक्तव्य दिए। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, एक तो ये बंसल जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वक्तव्यों से नहीं चलेगा, वक्तव्यों से भी चलेगा, वक्तव्यों से भी। अगर राज्य सरकार, जब तक हम ये नहीं मानेंगे, अगर आप भड़काऊ वक्तव्य देंगे तो उससे देश का विषाक्त होगा, देश में और अजामिल होगा। वक्तव्यों से देश नहीं चलेगा। गोपाल जी सुनिए मेरी बात सुनिए। गोपाल जी कह रहे हैं वक्तव्यों से देश नहीं चलेगा। एक मिनट सुनिए तो सही। गोपाल जी कह रहे वक्तव्यों से देश नहीं चलेगा, तो उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मनमोहन फिर क्यों कहते थे? उनसे क्यों वक्तव्य मानते थे? फिर आप आर्थिक विषय, कौन से विषय पे वक्तव्यों से नहीं चलेगा? कानून व्यवस्था प्रदेश की जिम्मेदारी है, आर्थिक व्यवस्था केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी देश के आर्थिक विकास की है। बताइए अखिलेश जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपने वक्तव्यों की बात हुई, क्या ऐसे गंभीर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे हमें प्रधानमंत्री महोदय से ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि अविलंब, चूंकि वो ट्विटर हैंडल करते हैं, सब कुछ उनका वो बोल तो चुके हैं। नहीं, बड़े दिनों बड़े विलंब के साथ बोले साहब। जब तक आग लग गई थी, आग बढ़ गई थी। विनोद बंसल जी, मुझे समझ में नहीं आता अखिलेश जी, हम कहां से कहां पहुंच गए। मतलब सिर्फ वक्तव्य से अकेला काम चल जाए तो सर कहां से कहां लेके चले जाते हैं? मैं ये बात बड़ी गंभीर बात है। देखो, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है तो सब लोग शांत रहते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार ने जब तिरंगा अरे सुनो यार, ऊपर दिया था। अरे कश्मीरी पंडितों को क्या निर्वासित किसने किया? कश्मीर घाटी से निर्वासित कब हुए, क्यों हुए? पंडित जी, अरे मेरे पास 10 कारण हो विनोद जी, विवेक जी, विवेक जी सुनिए, ज्यादा आप कितने सफल रहे? चिल्लाने से कोई, जोर से चिल्लाने से जनता कोई बहुत बढ़िया समझेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए विवेक जी, आप लोग तथ्यों के आधार पर बात नहीं करते, सुनने की जोर से बोलना पड़ता है। सुनने का मादा तो रखो विवेक जी, मैं बात दूसरी कह रहा हूँ भाई, बात समझिए बात को। लोग सरेआम बहुसंख्यक हिंदू समाज को चिड़ा के अगर ये कहेंगे कि नहीं हम तो गौ मास की पार्टी करेंगे जी, कौन कह रहा है? अरे क्या बात कर रहे हैं? 2-4 लोग लाल चौक पर कौन इन्होंने होर्डिंग सारे चरण दिखाया, आपका मुसलमान लेकर आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? अभी ये सरेआम सारे विजुअल से सारे टीवी चैनल दिखाए, लाइव चैनल दिखाया। एक आध आदमी करता है वो गलत करता है, मुस्लिम समाज उन लोगों के साथ नहीं है। अरे भैया, तो आपके कहने थोड़ी काम चल जाएगा। उसका पालन करो। नहीं नोमानी साहब, मैं कह रहा हूँ मुसलमान ने कहा था। अरे भाई मैं कहता हूँ सुनो, एक चीज सुनिए आपको, आप लोग गौ हत्या हमारे लिए भी उतनी आस्था की है जैसे किसी आपके लिए। मैं एक सवाल कर लूं, आज हम लोग गाय के नाम पे राजनीति धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है जहां आप अपने धर्म में संविधान में संशोधन कर देने से सेकुलर वर्ड ऐड कर दो तो धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। अपने धर्म में जिन जानवरों का प्रतिबंध है, क्या असली तंत्र था वो तो आपने उसी दिन खत्म कर दिया जब संविधान का सेकुलर शब्द लगा दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या जानबूझकर एक इस तरह की राजनीति भी की जा रही है कि मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है गौहत्या के बहाने? नहीं, एक आम मुस्लिम की क्या सोच है? ये आम मुसलमान ये सोच रहे हैं कि राजनीति हो। आज कोई आदमी जो है वो गाय को जो है ले जा रहा है, वो खरीदो फरोख्त करता है, वो किसानों को देता है लेता है। आपने जो एक आदमी को उतार के उसको पीट के मार दिया। नहीं गलत बात मत करिए। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। किसी को नहीं मारा। देखिए बारी से गौ काशी के लिए कोई ले जाएगा। देखिए अगर आपने मार दिया। अरे नोमानी साहब, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। 15 गायों पे छोटे से ट्रक पर ठूस के मार दिया और वो 4 लोग ले जा रहे थे, बिना डॉक्यूमेंट के ले जा रहे थे। और अब जो आदमी मरा उसका अभी तक प्रूफ नहीं है कैसे मरा।
आप जबरदस्ती इसको इस बात के ऊपर थोप रहे हो इस बात को। आप सरेआम गौ कैसे नहीं करते हो? सरेआम गोपाल जी, एक गोपाल की अग्रवाल जी, गोपाल की अग्रवाल जो है ना चुपचाप नहीं बैठ सकता। और उसको मरवा भी रहे हैं। एक मिनट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो पांचजन्य में लेख छपा जिसमें इस बात का जिक्र किया गया वेद के हवाले से कि गौहत्या करने वालों को प्राण ले लो, मेरा सवाल आपसे यह है, यह देश संविधान से चलेगा या वेद पुराण कुरान या बाइबल से? ये देश संविधान से चलेगा, इसीलिए हमारे तो ये गलत है अगर नहीं, एक मिनट अभी मेरी बात पूरी करने दीजिए। इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा है। आप बताइए कि अब व्यक्तिगत धर्म के आधार पे ये चीजें होनी चाहिए क्या? तो उस चीज में आप क्यों नहीं जाते? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मत है, इन जितने मुद्दे हैं ना भारतीय जनता पार्टी में ही स्पष्ट मत है, बाकी सब तो खेल कूद और ये उल्टा सीधा क्या बताइए। हम यूनिफॉर्म खाता क्यों नहीं बनाया? गौ हत्या इस देश में गौ हत्या मैं सारे त्यागी जी आपसे यही सवाल है मेरा, विवादित मुद्दे पे स्पष्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, गौ हत्या बंदी हमारे में हम करते हैं और बहुत प्रदेशों में है, लेकिन गौ हत्या राजनीति पालन कराना पुलिस का काम है, DSP का काम है, पालन कराना विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है, हाँ बिल्कुल का काम है, सरकार का काम है, राज्य सरकारों का काम है। हमारा कानून को हाथ में लेना। केसी त्यागी जी, गौ हत्या के ऊपर भी कानून को हाथ में लेना नहीं। सर एक गोपाल जी मैं आता हूँ सर, को हाथ में लेना गलत है। मेरे साथ केसी त्यागी भी है, जरा उनसे कमेंट ले लो। केसी त्यागी जी, मुखपत्र जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसमें अगर ये लेख छपता है और वेद के हवाले से ये बात कही जाती है कि गौहत्या करने वालों को प्राण ले लो, तो क्यों ना माना जाए कि दादरी में जो कुछ हुआ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई? देखिए इस बारे में एक मिनट, केसी त्यागी जी बोल रहे के बीच में फिर कोई बोल उठेगा अखिलेश जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि बहस को व्यवस्थित कीजिए। आप कहते हो नेता जो है देश को अव्यवस्थित करें, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि नंबर वाइज सबको बोलने दीजिए। बोलिए सर। दादरी की जो घटना है उस पर पहले दिन महेश शर्मा जी का जो वक्तव्य आया था वो निंदनीय है। ये बाकायदा प्री प्लान्ड है, कैसे मंदिर से घोषणा हुई, कैसे कई अच्छा अब वो बीफ नहीं था ये तय हो गया, वो लैम्प था। आप कानून अभी डिसीजन हुआ नहीं, आप सब उस पर आप बोलने देंगे कि नहीं? एक मिनट, उनकी बात पूरी होने दीजिए गोपाल जी, फिर अपनी बात रखिएगा। उनको आप बोल लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। अखिलेश जी अगर आप एक बार माइक काट दें तो कोई भी नहीं फालतू बोलेगा, मेरा ये कहना है। उसके बाद महेश शर्मा जी के बाद तन मन धन और गन से मदद करेंगे, ये वक्तव्य जिसने दिया था वो पार्टी में क्यों रहना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री जी की बात का मैं यकीन करूं, उसके बाद जो गो मांस खाएगा वो उसको इस देश में रहने का हक नहीं है। देश का चीफ मिनिस्टर कहता है जिसने संविधान की कसम खाई है, और संविधान क्या कहता है, मैं आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं, कि उसके तमाम नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो जो मिस्टर खट्टर ने वक्तव्य दिया है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। आप हटाइए उसको, तो हम प्रधानमंत्री की बात पे यकीन कर लेंगे। हमें प्रधानमंत्री जी की अमित शाह की किसी बात पर यकीन नहीं है अनटिल एंड अनलेस किसी बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। और गोपाल जी इसी में एक चीज में जोड़ दूं, फिर अपनी बात रखिएगा। आपको इस बात का एहसास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के जितने दौरे कर ले, भारत की बहुत अच्छी छवि वहां रखने की कोशिश करें, ब्रांड इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं देश में होते रहेंगी, दादरी कांड हो या गुलाम अली साहब को आप वहां पर परफॉर्म ना करने दें, महाराष्ट्र में काली कोट दी गई सुदीन कुलकर्णी को, और उसके बाद आपके नेताओं के जो धड़ाधड़ बयान आने लगते हैं, इससे वो ब्रांड इंडिया को नुकसान ही पहुंचेगा। देखिए, सबसे पहली बात कि ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के बयान पे हमें विश्वास नहीं, संगीत सोम के बयान पे विश्वास है। सबसे पहली बात तो इनको ये अपने दिमाग को में थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात कि यह जो सांप्रदायिकता का माहौल है यह देश की इमेज के लिए नुकसान करता है। मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल नुकसान करता है। अरुण जेटली जी ने गोपाल जी यही है बात, अरुण जेटली जी ने कहा माहौल को विषाक्त करने की कोशिश। हम कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं करते, हम कोई विषाक्त माहौल नहीं बनाते। जो विषाक्त माहौल बना रहे हैं वो लोग बना रहे हैं जो सरेआम कहते हैं कि हम गौमांस खाएंगे। मैं तो गौमांस खाता हूँ, मैं तो गौमांस की पार्टी करूंगा, मुझे कोई चैलेंज करके दिखा दे। वो लोग विषाक्त माहौल कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल छोटा सर, 10 सेकंड समय
नहीं मैं है। ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि हम सांप्रदायिक माहौल नहीं करते, साध्वी प्राची आपके संगठन की है कि नहीं? चलिए फिर से वही बात कहूंगा, फिर से वही बात करूंगा कार्यक्रम के समापन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन हम सभी को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, कहीं पे भी कोई आलेख छपे, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ना कि किसी धर्म ग्रंथ से चलने वाला ये देश है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।